चलिए शुरू करते हैं हम लोग पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी एक्ट 1972 से। ये जो वर्ड है ना ग्रेचुइटी, ये डिराइव हुआ है लैटिन वर्ड ग्रेचुशियस से, GRATUITOUS। बेसिकली अगर मैं आपको समझाऊं कि ग्रेचुइटी क्या होता है, तो जो ग्रेचुइटी है एक्चुअल में एक सम है या मनी है जो एक एम्प्लॉयर को मतलब एम्प्लॉयर कौन हुआ, जो आपको जॉब पर रख रहा है, वो आपको एज एन एम्प्लॉय पे करेगा जब आपकी सर्विसेज टर्मिनेट होती है। आइदर आप रिटायर हो रहे होते हो या आपका सुपर एनुएशन हो रहा होता है। सुपर एनुएशन का मतलब होता है आप अचीव कर चुके हो एज ऑफ 58 ईयर्स। वापस सुन लो, ग्रेचुइटी लॉ बेसिकली वो लॉ है जो बोलता है कि एक एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी बनती है कि वो अपने एम्प्लॉय को एक सम पे करे जब वो एम्प्लॉय रिटायर हो रहा है या सुपर एनुएशन हो रहा है, मतलब वो 58 ईयर्स की एज अचीव कर दिया है, या वो एम्प्लॉय रिजाइन कर रहा है, या कोई ऐसा फैक्टर है जिसके कारण उस एम्प्लॉय की सर्विसेज टर्मिनेट हो रही है। ये एक्ट एक ओल्ड एज रिटायरमेंट सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट है। ये फोर्स में आया था 16 सितंबर 1972 से। 16 सितंबर 1972 से ये लॉ हमारा फोर्स में आया है। अब हम इस चैप्टर में ग्रेचुइटी के ही प्रोविजंस पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रेचुइटी का ऑब्जेक्ट क्या है, क्यों आया है ग्रेचुइटी एक्ट। तो ग्रेचुइटी एक्ट इज एन एक्ट फॉर प्रोवाइडिंग स्कीम फॉर पेमेंट ऑफ ग्रेचुइटी टू एम्प्लॉय एंगेज्ड इन, कहा जो लोग फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, माइंस में काम कर रहे हैं, ऑयल फील्ड में काम कर रहे हैं, प्लांटेशन में काम कर रहे हैं, पोर्ट में काम कर रहे हैं, रेलवे कंपनी में काम कर रहे हैं, शॉप में काम कर रहे हैं, या किसी स्टैब्लिशमेंट में काम कर रहे हैं जहां यदि विद एड ऑफ पावर काम हो रहा है, मतलब मशीन वर्क हो रहा है, तो 10 से ज्यादा लोग हैं, और विदाउट एड ऑफ पावर काम हो रहा है तो 20 से ज्यादा लोग। ठीक है, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी एंड ऑब्जेक्टिव होगी। ठीक है, कुछ बेसिक डेफिनेशंस होती हैं जो आपको पता होनी चाहिए ग्रेचुइटी लॉ में। जैसे सेक्शन 2 सबसेक्शन ई में एम्प्लॉय की डेफिनेशन है। एम्प्लॉय मतलब कोई भी पर्सन अप्रेंटाइज या ट्रेनी को छोड़कर जो वेजेस के लिए एम्प्लॉयड है किसी भी तरह के मैनुअल या अदरवाइज वर्क में। ठीक है, इसमें उन लोगों को काउंट नहीं किया जाता जो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट जॉब में है या किसी और बेनिफिशियल एक्ट में गवर्न हो रहे हैं। 2009 में ग्रेचुइटी अमेंडमेंट आया था जिसमें यह कहा गया कि जो टीचर्स है एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उनको भी ग्रेचुइटी मिलनी चाहिए। ये केस था अहमदाबाद प्राइवेट प्राइमरी टीचर एसोसिएशन वर्सेस एडमिनिस्ट्रेटिव का। सेकेंड टर्म जो हमें पढ़ना होता है वो फैमिली होता है क्या, देखिए ग्रेचुइटी मैंने अभी बोला जैसे कि ये एक ऐसा अमाउंट है जो आपका एम्प्लॉयर पे करेगा किसको, आपको, जब आप रिटायर होगे, सुपर एनुएट होगे, और यदि उस एम्प्लॉय को कुछ हो जाता है तो यही ग्रेचुइटी का पैसा उसके फैमिली मेंबर्स को मिलता है। तो ये डिफाइन करना जरूरी है कि फैमिली मेंबर कौन है। तो सेक्शन 2 सबसेक्शन एच फैमिली टर्म को डिफाइन करता है और बोलता है एम्प्लॉय के रिलेशन में फैमिली का मतलब है कि अगर एक मेल एम्प्लॉय है, वो खुद, himself, his wife, his children, whether married or unmarried, dependent parent उसके मम्मी पापा, dependent parent of wife, widow and children of predeceased son, मतलब इस पर्सन का जो सन है, बेटा है, उनकी डेथ हो गई तो जो बेटे की जो डॉटर इन लॉ है, मतलब बहू है, मतलब विडो हो गई है वो, एंड चिल्ड्रन, वो भी फैमिली में आ जाती है। फीमेल एम्प्लॉय में जहां जहां हिम था वो हर हो जाएगा, हर सेल्फ, हर हस्बैंड, हर चिल्ड्रन, हर डिपेंडेंट पेरेंट ऑफ हस्बैंड, विडो एंड चिल्ड्रन ऑफ प्रीडिसीजर। ठीक है, अगर पर्सनल लॉ मतलब जो हमारा इंडिविजुअल फेथ है या रिलीजन है किसी एम्प्लॉय का, वो परमिट करता है कि बच्चे को अडॉप्ट किया जा सकता है लॉफुली, तो बच्चा भी जो अडॉप्टेड चाइल्ड है वो भी फैमिली का पार्ट माना जाएगा। ठीक है, और मान लो हमारे घर के बच्चे को किसी और फैमिली ने अडॉप्ट कर दिया तो फिर वो हमारी फैमिली में काउंट नहीं होगा। अब होता क्या है कि इसमें कुछ एडिशनल रूल्स बनाए गए हैं, जैसे ग्रेचुइटी लॉ में रूल 5 है जो बोलता है बेसिकली कि एक एम्प्लॉय की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एम्प्लॉयर को अपने फैमिली डिटेल्स के बारे में बताए। इसका नोटिस उसे ग्रेचुइटी लॉ के हिसाब से फॉर्म डी में देना होता है जिसमें अपने फैमिली डिटेल्स के बारे में बताता है। ये जो फैमिली डिटेल का नोटिस है ट्रिप्लिकेट कॉपी में जाएगा, 3 कॉपी जाएंगी, जिसमें एक कॉपी जो है एम्प्लॉयर को जाएगी, एक कॉपी जो है इस एक्ट में जो मेन अथॉरिटी है जिसे बोला जाता है कंट्रोलिंग अथॉरिटी। देखिए हर लॉ में रेगुलेटर होना जरूरी है, गवर्नमेंट ऐसा करती है, तो ग्रेचुइटी लॉ में जो रेगुलेटर है वो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी।
ठीक है, ये आगे भी इनका काम पड़ेगा, ध्यान रखना। तो ट्रिप्लिकेट कॉपी बनेगी फैमिली डिटेल की फॉर्म डी में, एक कॉपी एम्प्लॉयर के पास, एक कॉपी कंट्रोलिंग अथॉरिटी के पास, और थर्ड जो है वो एम्प्लॉय अपने पास रखेगा। आगे अगर आपको लग रहा है कि इसमें कोई चेंज कराना है फैमिली डिटेल में, तो फॉर्म ई भर के चेंज करा सकते हैं। जैसे घर में न्यू बेबी बॉर्न हुआ, अब उसकी भी जानकारी देनी है, तो फॉर्म ई यूज होगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है टर्म कंटिन्यूअस सर्विस का। इसको पढ़ने से पहले ये बात समझ लीजिए कि किसी एम्प्लॉय को ग्रेचुइटी तभी मिलती है जब वो सर्विस में कंटिन्यूअसली 5 ईयर दे देता है, तब उसे ग्रेचुइटी मिलती है। अब यहाँ कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब होता है पूरे 1 साल की सर्विस, पूरे 1 साल की सर्विस, जिसमें अगर आप बिलो द ग्राउंड या जैसे माइंस में काम कर रहे हैं तो आपने 190 डेज काम किया है, और बाकी सारे अदर केसेस में जैसे किसी फैक्ट्री में काम करते हो तो पूरे 1 साल में 240 दिन काम करते हो। ठीक है, ऐसे लगातार 5 साल पूरे करोगे तो ग्रेचुइटी के लिए आप एलिजिबल होगे। सिमिलरली जैसे आपकी फैक्ट्री में 6 महीने का काम चलता है या 6 महीने किसी एम्प्लॉय ने काम किया है, तो इसमें माना जाता है कि उसका कंटिन्यूअस सर्विस का मतलब होगा, अगर बिलो द ग्राउंड काम कर रहा है तो 95 डेज। देखिए ऊपर जो 190 डेज था उसका जस्ट आधा, साल भर में 190 डेज है तो उसका 6 महीना क्या हुआ 95। सिमिलरली फैक्ट्री में काम कर रहा है तो जैसे साल भर करता तो 240, और यदि 6 महीने और उससे अधिक का कुछ काम है तो 120 दिन। वैसे अगर सीजनल एस्टेब्लिशमेंट है, जहाँ सीजन वाइज काम चलता है, तो कंटिन्यूअस सर्विस का बेसिकली मतलब जाता है कि आप पूरे सीजन के 75% ऑफ डेज जो है आपने वर्क किया है। अब आप जब कंटिन्यूअस सर्विस देते हैं तो कुछ पीरियड्स को आपके कंटिन्यूअस सर्विस में इंक्लूड किया जाता है, भले आप ऑफिस ना गए हो। जैसे कि ले ऑफ पीरियड। ले ऑफ पीरियड वो पीरियड होता है जब आपके एम्प्लॉयर ने इनएबिलिटी के कारण आपको काम नहीं दे पाया। जैसे फॉर एग्जाम्पल रॉ मटेरियल शॉर्टेज थी तो आज काम नहीं हो पाया, आप तो वर्क प्लेस पे प्रेजेंट हुए पर आपका एम्प्लॉयर आपको काम नहीं दे पाया, इसे हम लोग बोलते हैं ले ऑफ। फिर आता है पेड लीव्स, फिर आता है टेम्परेरी डिसेबलमेंट हुई है किसी प्रकार की, क्यों? आउट ऑफ एंड इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आउट ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब होता है डायरेक्टली जो काम कर रहे हो उसके कारण, और इन कोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट मतलब इनडायरेक्टली होता है। इनडायरेक्टली का मतलब होता है काम से जुड़ी की वजह से आपका एक्सीडेंट हुआ या डिसेबलमेंट हुई। फिर जैसे एक फीमेल मैटरनिटी लीव पर है तो उनको 26 हफ्ते तक का गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी मैटरनिटी पीरियड लीव मिलती है, तो ये सब कंटिन्यूअस सर्विस में गिना जाता है। अब मैं दोबारा बोल दे रहा हूँ, कंटिन्यूअस सर्विस सिर्फ ये दिखाने के लिए कि 1 साल में कितना काम करना है या 6 महीने में सीजन में कितना काम करना है। ऐसे अगर आप 5 साल की कंटिन्यूअस सर्विस दोगे तब जाके आप ग्रेचुइटी के लिए एलिजिबल हो। अब ग्रेचुइटी के अलग अलग प्रोविजंस हैं, उस पर भी जरा बात कर देते हैं। जैसे सबसे पहला प्रोविजन है एग्जम्पशन का, जो सेक्शन 5 में आता है। ग्रेचुइटी एक्ट का सेक्शन 5 एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, इसका मतलब मैंने आपको पिछले चैप्टर्स और वीडियोस में बताया है। ये एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पावर है कि वो किसी एस्टेब्लिशमेंट को इस एक्ट में एग्जम्पशन दे सकती है अगर वो इस बात से सेटिस्फाई है कि एम्प्लॉय जो है उस एस्टेब्लिशमेंट के, उनको जो ग्रेचुइटी मिल रही है इस एक्ट से ज्यादा बेहतर मिल रही है, तो बिल्कुल गवर्नमेंट आपकी एस्टेब्लिशमेंट को एग्जेम्प्ट कर देगी। सेकेंड जो प्रोविजन है ग्रेचुइटी लॉ का वो ये है कि जो फैक्ट्री ओनर होता है, जो एम्प्लॉयर होता है, जिसे ऑक्यूपायर भी बोलते हैं, उसे हमेशा कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जानकारी देते रहनी है कि उसका ऑफिस कब ओपन हुआ है, वहाँ अगर कोई बदलाव हुआ है तो कब हुआ, और अगर एस्टेब्लिशमेंट या बिजनेस बंद हो रहा है तो कब हो रहा है। तो जैसे जिस भी एस्टेब्लिशमेंट पे ग्रेचुइटी लॉ अप्लाई होगा वहाँ के एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी है कि वो फॉर्म ए फिल करके बताए कंट्रोलिंग अथॉरिटी को कि हमारी एस्टेब्लिशमेंट इस प्लेस पर चलती है। सिमिलरली यदि एस्टेब्लिशमेंट का मतलब वर्क प्लेस का नाम, एड्रेस या बिजनेस चेंज हो रहा है तो उसकी जानकारी फिर कंट्रोलिंग अथॉरिटी को 30 डेज में देनी होती है और फॉर्म बी में देनी होती है। देखिए साथ साथ फॉर्म भी पढ़ते जाइएगा ना, ध्यान रखिएगा। आप पर जब एक्ट एप्लीकेबल हुआ तो आपको जानकारी देनी थी कंट्रोलिंग अथॉरिटी, जो इस एक्ट में मेन अथॉरिटी है, उसको फॉर्म ए में, और यदि कोई चेंज आता है बिजनेस में तो जानकारी फॉर्म बी में देनी है। सिमिलरली अगर आप अपने बिजनेस को क्लोज कर रहे हैं तो इसकी जानकारी जो होती है फॉर्म सी में दी जाती है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को, और ये क्लोजर के 60 दिन पहले दे दी जाती है। जैसे मान लो मुझे अभी फरवरी में बिजनेस को क्लोज करना है तो जानकारी मैं नवंबर दिसंबर के समय ही दे दूंगा। तो ये सेकंड प्रोविजन है। देखिए एक एक करके प्रोविजन ही एग्जाम में पूछता है, अच्छे से पढ़िएगा। एक हो गया एग्जेम्पशन का, एक हो गया ओपन, चेंज और क्लोजर का। तीसरा प्रोविजन है डिस्प्ले ऑफ नोटिस का। डिस्प्ले ऑफ नोटिस का फॉर्म मैं बता दूं आपको, 2 मार्क का एमसीक्यू में आता है फॉर्म यू।
ये जो एक्ट, ग्रेचुइटी एक्ट, जब किसी ऑर्गेनाइजेशन पे, एस्टेब्लिशमेंट पे लगता है तो एम्प्लॉयर की जिम्मेदारी होती है कि एक नोटिस डिस्प्ले कर दे। कहाँ पर? किसी कंस्पिशियस प्लेस पर या अपने मेन एंट्रेंस पर। ये बोल्ड लेटर में होगा नोटिस, इंग्लिश लैंग्वेज में, या वो लैंग्वेज जिसको मेजॉरिटी पीपल उस एरिया के समझते हैं। लाइक ओडिशा है या महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र है तो मराठी लैंग्वेज में होगा, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिसर का नेम स्पेसिफाई कर देंगे कि अगर कल को कोई नोटिस वोटिस रिसीव होता है तो किसको होगा, मतलब किसी को अगर कोई ग्रीवेंस है तो ग्रेचुइटी रिलेटेड किससे कनेक्शन करें, ठीक है। ग्रेचुइटी आपको कब कब पे होगी? तो बेसिकली सेक्शन 4 सबसेक्शन 1 ये बोलता है कि ग्रेचुइटी जो है एक एम्प्लॉय को पे होगी जब उसकी एम्प्लॉयमेंट टर्मिनेट होगी। कब? जब उसने 5 ईयर की, 5 सालों की कंटिन्यूस सर्विस दे दी है। ऐसा तब होगा जब उसका सुपर एनुएशन हो रहा है, मतलब 58 ईयर की एज अचीव कर दिए, या रिटायरमेंट हो रहा है, या वो रिजाइन कर रहे हैं, रेजिग्नेशन कर रहे हैं, या फिर उन एम्प्लॉय की डेथ हुई है या डिसेबलमेंट हुई है, ठीक है। इसमें एक छोटा सा नोट ध्यान रखिएगा कि जनरली ग्रेचुइटी तो तभी मिलती है जब आपकी 5 साल की सर्विसेज कंप्लीट हो, कंटिन्यूस सर्विसेज। लेकिन अगर एक एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है किसी कारण से या डिसेबलमेंट हो जाती है तो ये 5 साल वाला क्राइटेरिया अप्लाई नहीं होता, और डेथ के केस में जो नॉमिनी है उनको कैलकुलेटेड ग्रेचुइटी मिल जाती है। सवाल है ग्रेचुइटी कितनी मिलेगी? तो बेसिकली माना जाता है ग्रेचुइटी का कैलकुलेशन जो होता है कंटिन्यूस सर्विस के बेसिस पर होता है, जहां पर 15 डेज वेजेस के हिसाब से कैलकुलेशन किया जाता है। आपने लास्ट वेजेस कितनी ड्रॉन करी थी रिटायरमेंट के टाइम, इंटू 15/26, 26 मतलब महीने को 26 दिन दिया जाता है, 4 संडे काट कर 15 डेज का कैलकुलेशन होता है, इंटू ईयर ऑफ सर्विस। ईयर ऑफ सर्विस का मतलब आपने कितने साल काम किया, ठीक है। मैक्सिमम ग्रेचुइटी जो दी जा सकती है वो 20 लाख रुपए तक दी जा सकती है, गवर्नमेंट का कहना है। तो जैसे अगर तुम यहाँ पे एक एग्जांपल ले लो कि जब मैं रिटायर हुआ उस टाइम मेरी सैलरी थी 20,000 रुपए महीना, इंटू 15/26 कर दो, इंटू मैंने वहां काम किया 20 ईयर्स। तो अब आप खुद यहाँ कैलकुलेट करके देख लीजिएगा कि आपकी क्या ग्रेचुइटी बनती है। मैक्सिमम कितनी हो सकती है? मैंने बताया 20 लाख तक हो सकती है। देन अगेन ये भी प्रोविजन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे फोर फीचर ऑफ ग्रेचुइटी का प्रोविजन बोलते हैं। फोर फीचर का मतलब ये होता है कि आपका जो ग्रेचुइटी अमाउंट बनता है जो आपको रिटायरमेंट में मिलेगा, क्या उसको जब्त किया जा सकता है? तो इसको लेकर सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 से जो बोलता है ग्रेचुइटी के 2 चीजें हो सकती है, या तो पार्शियल फोर फीचर हो सकता है या तो कंप्लीट। तो सिस्टम ये चलता है कि सेक्शन 4 सब सेक्शन 6 सब क्लॉज ए ये कहता है बेसिकली कि एक एम्प्लॉय की ग्रेचुइटी को उस हद तक फोरफिट किया जा सकता है जितना उसकी वजह से, उसके एक्ट से या विलफुल ओमिशन से या नेग्लिजेंस से एम्प्लॉयर का डैमेज हुआ है, इसे बोलते हैं पार्शियल फोरफीचर। सिमिलरली एक एम्प्लॉय ने यदि वायलेंट बिहेवियर दिखाया है या रायट किया या कोई मॉरल टर्पिट्यूड किया, मतलब सोशल क्राइम किया, तो उसकी ग्रेचुइटी कंप्लीटली फोरफीचर हो सकती है, 4(6)B के हिसाब से कहा जाता है। तो ग्रेचुइटी का फोरफीचर 2 तरह से हो सकता है, पार्शियल और कंप्लीट। लापरवाही करोगे तो जितना नुकसान करे उतना होगा, इसे पार्शियल बोलते हैं। और यदि दंगा फसाद करे हो, तोड़ फोड़ करे हो, तो पूरी ग्रेचुइटी भी तुम्हारी जब्त की जा सकती है। देन उसके बाद आता है नॉमिनेशन का नियम। सेक्शन 6 ये बोलता है कि आपको अगर वहां पे नौकरी करके अभी 1 साल हो गया है तो आपसे एक नॉमिनेशन फॉर्म भरवाया जाएगा जिसमें आपको डिटेल देना होगा कि यदि आपको कुछ हो गया तो ग्रेचुइटी किसे मिलेगी। तो हर एम्प्लॉय को क्या करना होता है, जब 1 साल की सर्विस कंप्लीट कर दे तो नॉमिनेशन फॉर्म ई भरना होता है, ठीक। अब चाहे तो 1 से अधिक नॉमिनी का नाम लिख सकते हैं, उसमें ग्रेचुइटी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, ठीक है। अब इसके रूल सीखो क्या क्या है। जैसे एक एम्प्लॉय की फैमिली है, ठीक है, नॉमिनेशन करते समय, तो नॉमिनेशन जो है ना वो फैमिली मेंबर्स के ही नाम पे होगा, बाहरी आदमी के नाम पे नॉमिनेशन करोगे तो वॉइड है। सिमिलरली अगर एक एम्प्लॉय की फैमिली नहीं है तो नॉमिनेशन जो है वो किसी के फेवर में भी कर सकता है, बाहरी आदमी के भी, लेकिन बाद में अगर उसका परिवार बन गया मतलब जैसे बंदे ने शादी कर दी एक्सेट्रा, तो फिर पुराना नॉमिनेशन बाहरी इंसान का इनवैलिड हो जाएगा और फ्रेश एप्लीकेशन डालना होगा। वैसे यदि हमने जिसे नॉमिनी बनाया था अगर उनकी डेथ हो जाती है तो एक फ्रेश एप्लीकेशन हमें नॉमिनेशन का डालना होता है, ठीक है। अब इसका पीरियड क्या है, कैसे किया जाता है, तो नॉमिनेशन फॉर्म ई होता है, इसे डुप्लीकेट कॉपी में सबमिट करना होता है एम्प्लॉयर के पास। कब? आपके ऊपर जब ये रूल एप्लीकेबल हुआ उसके 90 दिन के अंदर, या फिर अगर एक एम्प्लॉय आपके ऊपर रूल मतलब इस्टेब्लिशमेंट पर ग्रेचुइटी रूल अप्लाई हुआ तो 90 दिन के अंदर जिन जिन लोगों को ग्रेचुइटी देना बनता है उनसे नॉमिनेशन फॉर्म भरवाओ। और अगर मैं एक ऑर्डिनरी एम्प्लॉय हूँ, मुझे काम करते 1 साल हुआ है, तो मुझे 30 डेज में नॉमिनेशन फॉर्म भरना है, ठीक है।
अच्छा, अगर मान लो मेरी पहले फैमिली नहीं थी और अब फैमिली आ गई है, तो अब जब फैमिली आएगी तो फैमिली मेंबर के नाम पे नॉमिनेशन करना होगा। ये 90 दिन के अंदर करना है फॉर्म जी में। आप देखिए फॉर्म ई आ गया सबसे पहला, इसमें क्या करते थे हम, नॉमिनेशन के बारे में बताते थे, ठीक है। फिर हम फॉर्म जी में फ्रेश एप्लीकेशन डाल सकते हैं। उसके बाद अगर मान लो कि नॉमिनी की डेथ हो गई है और हमें क्या नए पर्सन को नॉमिनी बनाना है, तो उसके लिए फॉर्म एच का यूज किया जाता है, ठीक है। आप पहले इतने प्रोविजन मुझे पढ़ के श्योर करिए आपको अच्छे से आ गया है, फिर मैं आपको आगे बताता हूँ।